नमस्कार दोस्तों, स्वागत है किरण की कहानी में। एक लड़की अपने कलेक्टर बनने की ट्रेनिंग को पूरा करने के बाद अपने घर आती है और अपने पिताजी से कहती है, पिताजी कल आपको एक पंचायत बैठानी है। यह बात सुनने के बाद उसके पिताजी हैरान रह जाते हैं। वह कहते हैं, बेटी तुम तो अभी अभी कलेक्टर बनकर आई हो, अब पंचायत किस लिए बुलानी है? क्या हुआ मुझे बताओ। अब वह लड़की अपने पिता से पंचायत बुलाने की वजह बताती है। वजह जानने के बाद पिता की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह अपनी बेटी को गले से लगा लेते हैं और फूट फूट कर रोने लगते हैं। अपने पिता को ऐसे रोता देख उस लड़की की भी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह भी रोने लगती हैं। दोस्तों, क्या वजह थी उस पंचायत को बुलाने की और आगे क्या होता है इस पंचायत में? आइए जानते हैं पूरी कहानी की सच्चाई इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से निवेदन करती हूँ कि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यह कहानी झारखंड के एक छोटे से गांव की है। उस गांव में एक छोटा सा परिवार रहता था। माता पिता के अलावा उनकी 2 बेटियां थीं। उनका कोई बेटा नहीं था। बड़ी लड़की का नाम पूजा था, जो अब 18 साल की हो चुकी थी। उसने अपने स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद BA फर्स्ट ईयर में एडमिशन ले लिया था। उसकी छोटी बहन, जो उससे 6 साल छोटी थी, अभी स्कूल में ही कक्षा 7 में पढ़ रही थी। उनके पिताजी गांव में उनकी कुछ पुश्तैनी जमीन पर खेती करके अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे थे। परिवार हंसी खुशी अपना जीवन बिता रहा था। धीरे धीरे समय गुजर रहा था। लेकिन एक दिन सुबह सुबह पूजा के पिताजी के पास गांव के ही कुछ दबंग लोग आते हैं और उन्हें धमकाते हुए कहते हैं, तू जिस जमीन पर खेती करने के लिए जाता है, अब तू उस जमीन पर खेती करने के लिए कभी नहीं जाएगा। यह बात सुनने के बाद पूजा के पिताजी कहते हैं, यह क्या बात हुई भाई साहब, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? वो हमारी पुश्तैनी जमीन है और मुझे मेरी ही जमीन पर खेती करने से क्यों रोका जाएगा? तब वे दबंग लोग कहते हैं, आज के बाद उन जमीनों पर हम खेती बाड़ी करेंगे। अगर तू वहाँ दिखाई भी दिया तो तुझे तेरे परिवार सहित रातों रात गायब कर देंगे। किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा कि आखिर परिवार गया तो गया कहाँ। और अगर इस बात की शिकायत भी किसी से करने की कोशिश की तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। कान खोलकर इस बात को अपने दिमाग में बसा लो। इन सब बातों को सुनने के बाद पूजा के पिताजी बहुत घबरा जाते हैं और परेशान हो जाते हैं। सिर पर हाथ रखकर बैठ जाते हैं और सोचने लगते हैं, यह सब क्या हो रहा है हमारे साथ। शाम हो जाती है। पूजा भी कॉलेज से आ जाती है। तब उसके पिताजी सभी परिवार वालों को बैठाकर यह बात बताते हैं। इस बात को बताते हुए उनकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। वह अपनी बीवी और बच्चों से रोते हुए कहते हैं, उन लोगों ने हमारे साथ यह अच्छा नहीं किया है। तब पूजा की माँ अपने पति से कहती है, आप ऐसा करिए, कल सुबह ही पंचायत बैठा लीजिए और सरपंच के सामने इस बात को रखिए। आपके पाठ में केवल उचित विराम चिन्ह जोड़कर संबोधित किया गया है। कोई न कोई तो हमारी मदद के लिए जरूर आगे जाएगा। आखिर इतना बड़ा गांव है हमारा। तब वह अगले दिन पंचायत का आयोजन करते हैं और पंचायत बैठाई जाती है। पंचायत में पूजा के पिताजी पंचों से अपनी परेशानी बताते हुए कहते हैं, गांव के ही कुछ लोग दबंग मेरी
जमीन को हड़पना चाहते हैं और मुझे अपनी ही जमीनों पर खेती बाड़ी करने से मना कर दिया गया है। भला ऐसे कोई कैसे अपनी मनमानी कर सकता है? आज यह मेरे साथ हो रहा है तो कल शायद आपके साथ भी हो जाए। इसलिए मैं आपसे मदद के लिए आया हूँ। हमें एक साथ खड़े होकर उनका विरोध करना चाहिए। लेकिन इस बात को सुनने के बाद ज़्यादातर लोग जो पंचायत में थे वे उन दबंगों से डरते थे। उनसे कोई उलझना नहीं चाहता था क्योंकि वे गुंडे टाइप के लोग थे। अगर उनकी बात मानने से कोई इनकार भी कर देता तो वे उसके साथ बहुत बुरा अंजाम कर देते थे। अब पंचायत का कोई भी आदमी उनके साथ खड़े होने को तैयार नहीं होता। एक दो लोग आगे आते हैं, लेकिन एक दो लोगों से क्या ही हो सकता था। अब वह आदमी भी पंचायत में आ जाता है जिसकी वजह से यह पंचायत बैठी थी। वहां आकर वह पूजा के पिताजी की बहुत बेइज्जती करता है और उन्हें जलील करता है। इधर पूजा के पिताजी अकेले पड़ जाते हैं। उनकी आंखें भर जाती हैं। वह सिर पर हाथ रखकर बैठ जाते हैं और पंचायत कोई फैसला सुनाए बिना ही उठ जाती है। सभी लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। फिर पूजा के पिताजी भी अपने घर लौट आते हैं। शाम में जब पूजा घर आती है तो अपने पिताजी से पूछती है, पिताजी क्या फैसला हुआ है पंचायत में? क्या हमारी जमीन हमें वापस मिल जाएगी? लेकिन वह कोई जवाब नहीं देते और कमरे में चले जाते हैं। अपने पिता की ऐसी हालत देखकर वह समझ जाती है क्योंकि वह काफी बड़ी और समझदार हो चुकी थी कि उसके पिताजी के साथ जरूर कुछ गलत हुआ है और वह बहुत ज्यादा टेंशन में है। इसके बाद वह घर से बाहर जाती है और अपने ताऊ चाचा से इस बात को जानने की कोशिश करती है कि आखिर पंचायत में उनके साथ हुआ क्या है। तब वे बताते हैं पंचायत में उनके साथ बहुत बुरा हुआ है। उनकी कोई भी बात नहीं सुनी गई। उन्हें बहुत जलील भी किया गया जिसकी वजह से वह पंचायत में ही रो पड़े थे। यह बात सुनकर पूजा को बहुत गुस्सा आता है। उसे बहुत बुरा लगता है। वह इस बात को लेकर गहरे सोच विचार में डूब जाती है। अब रात हो जाती है। पूजा और उसकी छोटी बहन कमरे में सोने के लिए चली जाती हैं, लेकिन उनके माता पिता बाहर आंगन में ही बैठे हुए बात कर रहे थे। उसके पिता अपनी पत्नी से कह रहे थे, आज जो कुछ भी मेरे साथ पंचायत में हुआ है, अगर हमारी बेटी की जगह कोई बेटा होता तो आज यह सब न हो पाता। इस बात को पूजा भी कमरे में बैठी हुई सुन लेती है। सुनने के बाद वह खूब रोती है। आज उसे एहसास दिला गया था कि वह एक लड़की है और लड़कों की अहमियत क्या होती है उसे यह बतला दिया गया था। उसके पिताजी कह रहे थे, अगर मेरा बेटा होता तो मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहता और मैं उन लोगों को फिर देख लेता। आपके पाठ में केवल उचित विराम चिन्ह जोड़कर इसे संबोधित किया गया है। इस बात पर उसकी पत्नी कहती है, जी कोई बात नहीं, हमें ईश्वर के फैसले पर ही राजी रहना चाहिए। पता नहीं इसमें क्या भलाई है। वह कहती है, क्या हुआ अगर हमारे पास 2 बेटियां हैं? हमारी दोनों बेटियां अच्छी हैं। लेकिन पूजा को अपने पिता की यह बात किसी कांटे की तरह चुभ गई थी। उसे भी लगने लगा कि अगर वह लड़का होती तो आज अपने पिताजी के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़ी रहती। अब पूरी रात वह इसी बात को सोचती रहती है। उसकी छोटी बहन
सो जाती हैं, लेकिन वह रात भर सो नहीं पाती। सुबह होती है और वह तैयार होकर कॉलेज चली जाती है, लेकिन कॉलेज में भी उसके दिमाग में यही बातें चलती रहती है कि मेरे पिताजी की इतनी ज़्यादा बेइज्जती हुई है कि अगर मैं बेटा होती तो अपने पिताजी का सहारा बनती और उनका पूरा साथ दे पाती। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं, लेकिन पूजा कॉलेज में बिल्कुल गुमसुम रहने लगती है। अब उस कॉलेज में पूजा की एक मैडम होती हैं, जिनका नाम सुनीता है। सुनीता मैडम काफी दिनों से पूजा को नोटिस कर रही थी कि वह इतनी गुमसुम क्यों बैठी रहती है। तो एक दिन वह पूजा को अपने ऑफिस में बुला लेती हैं और उससे पूछती हैं, बेटी पूजा, क्या बात है? मैं कई दिनों से देख रही हूँ, तुम बहुत बदली बदली सी लगती हो, बिल्कुल गुमसुम रहती हो, किसी से कोई बातचीत नहीं करती। पहले तो तुम्हें कभी ऐसे नहीं देखा मैंने। बताओ क्या बात है? मैं तुम्हारी मैडम हूँ, तुम मुझे बेझिझक अपनी परेशानी बता सकती हो। इसके बाद पूजा सुनीता मैडम के सामने ही रोने लगती है, उनके गले से लिपट जाती है और रोते हुए सारी बात अपनी मैडम को बताती है। मैडम, मेरे पिताजी के साथ ऐसा ऐसा बहुत बुरा हुआ है और वह कह रहे थे कि अगर मैं बेटी की जगह बेटा होती तो उनके कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी रहती। इस बात को सुनने के बाद सुनीता मैडम भी बहुत भावुक हो जाती हैं और साथ ही परेशान भी, क्योंकि उनके सामने बेटी और बेटे को लेकर भेदभाव वाली बातें आ गई थी। चूंकि वह एक अध्यापक थी तो अच्छे से जानती थी कि बेटी और बेटे में कोई फर्क नहीं होता। बेटियां भी जो चाहे वह करके दिखा सकती हैं, जो लड़का अपने पिता के लिए कर सकता है। बस दोनों के तरीके अलग अलग हो सकते हैं। अब वह पूजा को समझाने लगती हैं, बेटी कोई बात नहीं, अगर तुम्हें भगवान ने लड़की बनाकर पैदा किया है तो क्या हुआ, लड़कियां कमजोर नहीं होती। फिर वह पूजा को बहुत ज्यादा प्रेरित करती हैं और कहती हैं, बेटी तुम पढ़ लिख कर किसी बड़ी पोस्ट को हासिल करो और फिर अपने पिता के साथ हुए अन्याय का बदला लेना। अब पूजा भी अपने बुलंद हौसले से कहती है, मैडम मैं आपसे वादा करती हूँ कि पढ़ लिख कर बहुत बड़ी ऑफिसर बनूंगी और फिर अपने पिताजी की बेइज्जती का बदला सबसे लूंगी। अब पूजा अपनी पढ़ाई पर बहुत ज्यादा फोकस करती है और अपने पिता की बेइज्जती को अपने दिल दिमाग में रखते हुए बदले की आग में बहुत मेहनत करती है। समय बीतता गया, अब उसकी ग्रेजुएशन भी पूरी हो जाती है। ग्रेजुएशन पूरा होने के बाद उसके पिताजी कहते हैं, बेटी पूजा अब तेरी उम्र शादी करने की आ गई है, अब हम तुम्हारी शादी करा देते हैं। आपके पाठ में केवल उचित विराम चिन्ह जोड़कर इसे संबोधित किया गया है, लेकिन पूजा अपने पिताजी से कहती है, मुझे अभी शादी नहीं करनी है, मैं पढ़ लिख कर बड़ा अधिकारी बनना चाहती हूँ, उसके बाद ही मैं शादी का सोचूंगी। अब उसके पिताजी भी कहते हैं, ठीक है बेटी, अगर तुम पढ़ना ही चाहती हो तो हम तुम्हें 1-2 साल का समय और देते हैं, मन लगाकर अपनी पढ़ाई कर लो, लेकिन तुम्हारे पास सिर्फ 2 ही साल है। अगर तुम इन 2 सालों में किसी मुकाम को हासिल न कर पाई तो बेटी हम फिर तुम्हारी शादी पक्का ही करा देंगे। अब इस बात को सुनने के बाद पूजा थोड़ी टेंशन में आ जाती है, मगर वह अपनी मेहनत जारी रखती है। वह अपने पिताजी से कहती है,
पिताजी, मुझे अब आगे की पढ़ाई करने के लिए दिल्ली जाना होगा। वहाँ कोचिंग संस्थान अच्छे हैं। मैं वहाँ जाकर तैयारी करना चाहती हूँ। अब उसके पिताजी भी उसे खुशी खुशी दिल्ली पढ़ाई करने के लिए भेज देते हैं, क्योंकि उनके पिता भी अब एक कंपनी में हेल्पर की नौकरी करने लगे थे। अब नौकरी करने से वह थोड़ा बहुत पैसा कमा लेते थे और ऐसे ही अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे थे। पूजा की फीस का खर्चा भी इन्हीं पैसों से निकल जाता था, क्योंकि उनकी खेती बाड़ी तो गांव के दबंगों ने हड़प ली थी। धीरे धीरे समय बीता और पूजा दिन रात एक करके अपनी पढ़ाई कर रही थी। अब पूजा की मेहनत भी रंग लाती है। वह यूपीएससी का एग्जाम निकाल लेती है और एक आईएएस अधिकारी बन जाती है। जैसे ही उसे अपने रिजल्ट का पता चलता है, वह खुशी के मारे फूट फूट कर रोने लगती है। उसके साथ जो लड़कियां कोचिंग करती थीं, वे उसे संभालती हैं और चुप कराती हैं। उसकी दोस्त कहती हैं, पूजा, अब तो तुम एक आईएएस अधिकारी बन जाओगी। अब इतना क्यों रो रही हो, जबकि तुम्हें तो खुश हो जाना चाहिए था। तो पूजा जवाब देती है, बहन, ये गम के नहीं, खुशी के आंसू हैं। आज मैंने उस मुकाम को हासिल कर लिया है जिसका मैंने अपनी मैडम से वादा किया था और अपने पिताजी को भी भरोसा दिलाया था। अब वह इस खबर की सूचना सबसे पहले फोन करके अपनी मैडम सुनीता को देती है। मैडम, मैं एक आईएएस अधिकारी बन चुकी हूँ। यह खबर सुनकर सुनीता मैडम भी बहुत खुश हो जाती हैं, पूजा को बहुत बधाई देती हैं और कहती हैं, तुम ऐसे ही अपने जीवन में और भी कामयाबी हासिल करो। इसके बाद वह यह खुशखबरी अपने घर वालों को बताती है, पिताजी, आपकी बेटी एक आईएएस ऑफिसर बन चुकी है। अब मैं ट्रेनिंग के लिए जाऊंगी और इसके बाद ड्यूटी ज्वाइन कर लूंगी। लेकिन आप यह खबर अभी गांव में किसी को भी मत बताना। उसके पिताजी आश्चर्यचकित होकर पूछते हैं, बेटी, ऐसा क्यों? तो पूजा कहती है, इस बात का जवाब और यह वजह मैं आपको वक्त आने पर बता दूंगी। अब उसके पिताजी भी पूजा के कहे अनुसार गांव में किसी को भी भनक नहीं लगने देते हैं कि उनकी बेटी आईएएस अधिकारी बन चुकी है। फिर वह ट्रेनिंग के लिए चली जाती है और कुछ समय के बाद ट्रेनिंग भी कंप्लीट हो जाती है, लेकिन ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए अभी कुछ समय और बाकी था। तो वह इस समय के बीच अपने गांव घर वापस आ जाती है। पूजा को देखकर उसके माता पिता उसे गले लगाकर खूब रोते हैं, क्योंकि पूजा आज पूरे 2 साल के बाद एक आईएएस अधिकारी बनकर घर लौटती है और इन 2 सालों में वह अपने घर पर सही से बात भी नहीं कर पाई थी, क्योंकि पूजा जब पढ़ाई करती थी तो खुद को कमरे में बंद कर लिया करती थी। उसको इतनी भी खबर नहीं थी कि कमरे के बाहर का मौसम कैसा है, दिन है या रात। उसे किसी बात से कुछ लेना देना नहीं रहता था। उसने दिन रात एक कर दिया था, तब जाकर इस मुकाम को हासिल किया था। इसके बाद पूजा अपने पिताजी से कहती है कि पिताजी, कल आपको एक पंचायत बुलानी है। तो उसके पिताजी अचंभे में पड़ जाते हैं, पूछते हैं कि बेटी, कल पंचायत किस लिए बुलानी है? ऐसा क्या बात हो गई है जो तुम पंचायत बैठाना चाहती हो? तो उसके बाद पूजा कहती है कि पापा, क्या आपको वो दिन याद नहीं जब आपने पंचायत बुलाई थी? तो उस पंचायत में आपको बेवजह कितना जलील किया गया था, आपका मजाक बनाया गया था,
इस बात को सुनने के बाद पूजा के पिता की आंखों में फिर से आंसू आते हैं। पूजा की इस बात को सुनकर पूरा ही परिवार भावुक हो जाता है। पूजा अपने पिता से कहती है कि आपके अपमान के बदला लिया जाएगा, इसलिए आपको एक बार फिर से पंचायत बुलानी है। इस बात को सुनकर पूजा की माँ उसे रोकते हुए कहती हैं कि बेटी, ये सब बातें अपने दिमाग से निकाल दो, तुम कामयाब हो चुकी हो, हमारे लिए यही खुशी की बात है। लेकिन पूजा नहीं सुनती है, अपने पिता से साफ साफ बोल देती है कि आपको कल पंचायत बुलानी ही है। अब अगले दिन पूजा के पिता एक बार फिर लोगों को इकट्ठा करके पंचायत बैठा देते हैं। अब सभी लोग आ जाते हैं तो उन लोगों को भी बुलवाया जाता है जिन्होंने पूजा के पिता को धमकाया था, उनका अपमान किया था। अब कुछ देर बाद पूजा अपने पिता के कंधे से कंधा मिलाकर चलते हुए आती है और पंचायत में पहुंचती है। वहां आने के बाद पंचायत में पूजा खड़े होकर सभी उपस्थित लोगों से कहती है कि आपने 2 साल पहले जो हमारे लिए फैसला किया था वो हमें उचित नहीं लगता, वो गलत है। आप लोगों से मेरा अनुरोध है कि आप उस मामले की तहकीकात दोबारा से कीजिए। और आज मैं भी अपने पिता के साथ कंधे से कंधा मिलाए खड़ी हुई हूँ। इतना सुनकर कुछ लोग उनका मजाक बनाते हैं कि देखो, ये आज अपनी बेटी को भी पंचायत में लेकर आया है। इसके बाद पूजा के पिताजी कहते हैं कि हाँ, मेरी बेटी ने ही ये पंचायत बुलाई है, ये अब एक IAS अधिकारी बन चुकी है। इस मामले की सुनवाई ये खुद करना चाहती है। अब इस बात को सुनने के बाद जब लोगों को पता चला कि इसकी बेटी IAS अधिकारी बन चुकी है तो सभी के चेहरों का रंग उड़ जाता है। डर के मारे सभी का मुंह नीचे झुक जाता है, क्योंकि जब उसके पिता को जलील किया गया था तो उसके बाद भी कुछ लोगों ने उनका मजाक बनाया था। इसके बाद पूजा उन दबंगों से अपने पिता की बेइज्जती का बदला खूब अच्छे से लेती है। उन्हें भरी पंचायत में वैसे ही जलील करती है जैसे उसके पिता को बेइज्जत किया गया था। इस मामले को देखकर सभी लोग के मान लेते हैं कि बेटियां भी बेटों से कम नहीं होती हैं। इस सब के बाद पूजा अपनी जमीनों को उनके कब्जे से छुड़ाती है और अपने पिता से कहती है कि अब आप अपनी जमीनों पर बेफिक्र होकर खेती बाड़ी कीजिए, कोई भी इंसान आपको परेशान नहीं कर पाएगा। आपको इन 2 कौड़ी के गुंडों से डरने की आवश्यकता नहीं है, यह हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। भरी पंचायत में पूजा यह सब बातें बोल रही थी, लेकिन उन दबंग व्यक्तियों की यह हिम्मत नहीं हो पाती कि वे एक शब्द भी बोल सके, क्योंकि पूजा आज एक IAS अधिकारी बन गई थी। अब वह दबंग आदमी अपना मुंह लटकाकर पंचायत से भाग जाता है। उसे बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही थी, क्योंकि उसने जो आज तक किया था वह बहुत गलत था और आज उसे भरी पंचायत में बहुत जलील किया गया था। गांव के सभी लोग पूजा को बड़ी सम्मान की दृष्टि से देख रहे थे। फिर पूजा अपने पिता को लेकर घर चली जाती है। घर पहुंचने के बाद वह अपनी माँ और छोटी बहन के सामने अपने पिता से कहती है, पिताजी, भगवान ने आपको बेटा नहीं दिया तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं भी किसी बेटे से कम नहीं हूँ। इस पर उसके पिताजी फिर से भावुक हो जाते हैं और कहते हैं, बेटी, मैंने कब तुमसे ऐसा कहा कि तुम बेटी हो और हमारा कोई बेटा नहीं है। तो पूजा अपने पिता को याद दिलाते हुए कहती है, जब एक रात आप और मम्मी बाहर बैठे हुए बात कर रहे थे तो मैंने ये सब बातें अंदर कमरे से ही सुन ली थी और मैंने ठान लिया था कि एक दिन मैं बहुत बड़ी अधिकारी बनूंगी और आपके साथ कंधा से कंधा मिलाकर चलूंगी। इस बात को सुनकर
पूजा के पिताजी भी थोड़ा शर्मिंदा हो जाते हैं, लेकिन पूजा उन्हें फौरन अपने गले से लगा लेती है और कहती है, पापा आपको शर्मिंदा होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब वे लोग शर्मिंदा होंगे जिन्होंने आपके साथ गलत किया था। अब कुछ दिन पूजा अपने परिवार के साथ ही रहती है। फिर उसकी ज्वाइनिंग का समय भी आ जाता है। पूजा की पोस्टिंग दूसरे जिले में हुई थी। वह अपनी ड्यूटी को बहुत ही ईमानदारी से कर रही थी। फिर वह अपने जिले के IAS अधिकारी से बातचीत करती है। उनसे कहती है, हमारे गांव में कुछ दबंग लोग हैं जो कि गरीब लोगों पर दुराचार करते हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करें। अब वहाँ के IAS अधिकारी पूजा की बात सुनकर, जो कि खुद भी एक IAS अधिकारी बन चुकी थी, उनके कहने से गांव जाते हैं और उन दबंगों के खिलाफ कई मामलों में सख्त से सख्त कार्रवाई करते हैं। अब वे दबंग लोग पूरी तरह से बर्बाद हो जाते हैं, क्योंकि वे अवैध रूप से धंधा चला रहे थे, जिन्हें IAS अधिकारी ने बंद करा दिया था। वे लोग भी समझ जाते हैं कि यह सब कार्रवाई उनके साथ अचानक इसलिए से हो रही है क्योंकि उन्होंने पूजा के पिताजी की जमीन हड़प ली थी और उन्हें पंचायत में बहुत जलील किया गया था। और पूजा के पिताजी को भी इसकी खबर मिलती है तो वे बहुत खुश हो जाते हैं। अपनी बेटी को फोन करके बताते हैं, बेटी जिन लोगों ने हमारे साथ बहुत बुरा किया था वे लोग बर्बाद हो गए हैं। जो भी अवैध धंधे वे चला रहे थे सभी को बंद कर दिया गया है। तो पूजा कहती है, हाँ पापा, मुझे भी इसकी सूचना मिल गई थी क्योंकि मैंने ही जिला कलेक्टर से रिक्वेस्ट की थी कि आप उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करें। उन्होंने मेरी बात भी सुनी और उनके गलत कामों को बंद करा दिया। यह बात सुनने के बाद पूजा ने पिताजी का सीना और भी गर्व से चौड़ा हो जाता है। वे पूजा को अपनी बेटी होने पर बहुत गर्व महसूस करते हैं। तो दोस्तों, यह रही आज की कहानी जिसमें पूजा के पिता को पंचायत में जलील किया गया और उनकी बेइज्जती की गई। उसी बेइज्जती का बदला लेने के लिए पूजा ने IAS अधिकारी बनने की तैयारी की। अपनी कड़ी मेहनत के साथ वह IAS अधिकारी बन गई। पूजा का कोई भाई नहीं था, लेकिन वही अपने पिता का सहारा बनी और उनके कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी रही। सच में दोस्तों, बेटियां भी बेटों से कम नहीं होती। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर यह स्टोरी ज़रा भी पसंद आई हो तो हमारे पेज को फॉलो करना न भूलें। हम आपके लिए ऐसे ही प्रेरणादायक कहानियाँ लाते रहेंगे जो आपको आगे बढ़ने में और कुछ नया करने की प्रेरणा दे। आपके विचार हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।